जो अंत्यज वर्ण के हमारे मिस्त्री हैं, हमारे लोहार हैं, हमारे औजी हैं, इनकी देन है। आप देखेंगे डिंडियाली, तिबारी, छाजा, पठाल चौकुड़ा, तिबारी का खम्भ, मंदिरों की जो पूरी मतलब जी शैली में मंदिर बनिया छन, वो बनाने वाला हमारा शिल्पकार, हमारा जो कटवा पत्थर लगा छन आंगन में, उसका शिल्पकार कौन? वो हमारा अंत्यज वर्ण। डॉक्टर साहब, इतिहास भी आपका प्रिय विषय रहा है। जी, इतिहास जो है ये मेरी चेतना को झंकृत करता है। इतिहास क्या है कि वह एहसास है अपने ही अतीत का। जी। अच्छा, ये जो स्वतंत्रता का इतिहास हम देखते हैं, उसके बाद जो रजवाड़ों को जो है भारतीय संघ में मिलाना एक चुनौती रही है। जी, निश्चित रूप से क्या है कि भारत जो है यह अपने आप में एक बहुत विशाल देश रहा है। जब तक यहाँ चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं तब तक भारत जो है वह सोने की चिड़िया की स्थिति में रहा, सुसंपन्न वैभवशाली। दुर्भाग्य क्या हुआ कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ, इस्लामिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वह खलीफा के कहने पर आक्रमण हुआ था और राजा दाहिर का पराभूत होना और उसके बाद भारत के इस्लामीकरण को लेकर के इस पर निरंतर आक्रमण होते गए। 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर का जो विध्वंस था और उसके बाद जो 1192 का जो तराइन का युद्ध था और उस 1192 के तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना, उसका शासन, गुलाम वंश के बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी और फिर मुग़लों का आना और उसके बाद तो फिर फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए और जो है अंग्रेज़ आए, डच भी यहाँ रहे। जो पुर्तगाली थे उनका बड़ा भारी प्रभाव गोवा पर रहा। गोवा तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है उसके लिए एक आंदोलन चला चरणबद्ध तरीके से और फिर गोवा भारत में विलीन हुआ। ऐसे ही जो पौंडीचेरी है, जिसको पुडुचेरी कहते हैं, वहाँ फ्रांसीसियों का प्रभुत्व रहा, उनका शासन था, वो भी स्वतंत्रता के बाद भारत में विलीन हुआ। तो उन्होंने एक प्रकार से सत्ता का अंतरण किया, लेकिन वो इतने कुटिल थे कि सत्ता के अंतरण में भी वो ये चाहते थे कि भारत को एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में छोड़कर हम न जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम छोड़ रहे हैं, जो भारत संघ में रहना चाहते हैं, जो रियासतें भारत में अपने को विलीन करना चाहती हैं वो करें, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र रहें, जो पाकिस्तान में जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान में अपने को विलीन कर दें। तो ये इस तरह की एक कूटनीति थी उस समय की, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। मैं समझता हूँ उस समय चर्चिल के बाद संभवतः एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारत को जितना विशाल होना चाहिए था, जो अपेक्षाएं थी, शताब्दियों का जो संघर्ष था, उसके अनुरूप भारत को वो बल नहीं मिला। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो पूरे भारत की चेतना को भारतीयता के नाम से झंकृत करते हुए देश की विभिन्न रियासतों का जो है विलय जो है भारत में करते जा रहे थे। विभिन्न रियासतों को भारत में विलीन करते हुए भारत को उसकी भव्यता का, जो उसका सहज स्वाभाविक प्राकृतिक स्वरूप था, उस दिशा में पटेल का नेतृत्व निरंतर जो है सक्रिय था।
दुर्भाग्य से दिसंबर 1950 में पटेल के निधन के बाद कुछ समस्याएं जो हैं यथावत रह गई। जैसे कश्मीर की समस्या एक नासूर, एक बड़ा जो है वो रोग के रूप में शेष रह गई। दूसरा, जो भारत का मतलब आज़ादी के बाद जो छोटी छोटी रियासतें थी, उसमें से हमारा जो टिहरी गढ़वाल है ये भी एक छोटी रियासत थी, जिसमें आज का जो पूरा उत्तरकाशी ज़िला है और जो आज का टिहरी ज़िला जो प्रशासनिक भूभाग है, और रुद्रप्रयाग ज़िले का जो जखोली विकासखंड है, तो ये पूर्ववर्ती टिहरी रियासत अर्थात राज्य का स्वरूप था। और टिहरी के जो परमार वंशीय राजा थे, तो 59वें राजा जिनका नाम नरेंद्र शाह था, और वो नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलीन हों या हम अपनी रियासत का जो अस्तित्व है वो मिटा दें। वो चाहते थे कि उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भी नरेंद्र शाह जी ने, नरेंद्र नगर में उनका राजमहल था, वहाँ जो है रेडियो पर जो है प्रतिबंध लगा दिया कि कोई रेडियो नहीं सुनेगा, जिससे कि स्वतंत्रता के कार्यक्रमों का जो प्रसारण हो रहा था वो जो है जनसाधारण तक न पहुंच पाए। और दूसरा, उन्होंने जो है मिठाई की दुकानें भी बंद करवा दी, जिससे जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे या जो भारत संघ पर जिनकी आस्था थी, ऐसे जो उस समय के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस का मतलब एक राजनीतिक दल नहीं था, एक स्वतंत्रता संग्राम का जो मंच था, साझा मंच, वो एक प्लेटफार्म था जिसका नाम कांग्रेस था। उसमें डॉक्टर हेडगेवार भी एक बार उसमें थे एक समय में, और वहाँ से ही उनका मोह भंग हुआ था। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी एक समय में। उसी में जो है मदन मोहन मालवीय जी थे, उसी में जो है आपके जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। तो कांग्रेस एक साझा मंच था, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी एक समय में उसी साझा मंच के माध्यम से जो है देश को अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो उसके बाद जो एक बड़ा जो प्रजामंडल का आंदोलन या टिहरी की जनता का आंदोलन हुआ, वो पूरे भारत के क्या विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन है। ये जो राजा थे मानवेंद्र शाह जी, ये भी प्रतीकात्मक रूप से कुछ समय तक राजा रहे आज़ादी के बाद। महाराज नरेंद्र शाह जो टिहरी के 5वें राजा थे और परमार वंश के जो 59वें राजा थे, इसका स्रोत जो है वो हरिकृष्ण रतूड़ी जी जो कीर्ति शाह के वजीर थे, उनकी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास है। तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो 59वें राजा गढ़वाल के और 5वें राजा जो है टिहरी के थे। उनके पुत्र जो मानवेंद्र शाह थे, उनका 1946 में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि उनका राज तिलक आनन फानन में कर दिया गया था। और इसलिए किया गया था कि उनको लगता था कि मेरे रहते हुए इनको मैं सिंहासन पर बैठा दूंगा, तो जो विद्रोह है उसको मैं विद्रोह को दबा दूंगा, तो मेरे राजनीतिक जो अनुभव हैं वो भी, और मेरे बेटे का जो एक तरुणाई है उसकी जो ऊर्जा है, तो दोनों मिलकर काम करेंगी तो हो सकता है कि हम, जैसा नेपाल एक स्वतंत्र देश आज है, ऐसे ही टिहरी भी एक स्वतंत्र देश रहता, भूटान की तरह टिहरी का एक अस्तित्व होता। लेकिन टिहरी की जो जनता थी उसकी शिराओं और धमनियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है आज भी और जो तब भी हो रहा था, उसमें भारतीयता थी। एक अवचेतन मन में भारत का मानचित्र प्रत्येक ट्रियाली के जो है मानस में था। इसलिए वो संकीर्णता से उस विराट भारत की राष्ट्रीयता में अपने को समाहित करने के लिए तत्पर था, जिसको कि राजा और उसकी सेना नहीं रोक पाई। अच्छा, राजशाही का विरोध करने के लिए जनता जो है टिहरी में जो है हजारों की संख्या में पहुंच गई थी। हाँ, ऐसा हुआ कि एक समय में जब कई प्रकार के करों के कारण जनता करा रही थी, तब सुमन जी के निधन के बाद जो नेतृत्व जो है
हमारे टिहरी के जो आंदोलनकारी थे, प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे, वो सब कर रहे थे। उनमें से नागेंद्र सकलानी को कीर्तिनगर में गोली लग जाती है, उनके साथी मोलू भरदारी को गोली लग जाती है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि कीर्तिनगर का जो कोषागार था, कीर्तिनगर का पूरे सरकारी तंत्र पर वहाँ जनता ने अधिकार कर लिया था। और उसी संघर्ष में इन दोनों को गोली लगी थी और इन दोनों के शवों को लेकर के फिर जनता जो है उस समय कीर्तिनगर से और इधर हिंडोला खाल होते हुए इस तरफ से पूरा जो खास पट्टी वाला क्षेत्र है, इधर रौड़धार के रास्ते से और इधर अंजनी सैन और उस तरफ से टिपरी होते हुए फिर पुरानी टिहरी पहुंची। जो पुरानी टिहरी, आज हम उसको पुरानी कह रहे हैं क्योंकि नई अस्तित्व में, इसलिए उस समय वो टिहरी ही कही जाती थी। तो टिहरी में जब पहुंची तो फिर भागीरथी के तट पर इन दोनों जो शहीद थे, दिवंगत थे, दोनों जो हुतात्माएँ थी, इनके शव का दाह संस्कार किया गया। और उसके बाद जनता का ऐसा सैलाब शायद ही टिहरी में कभी दिखाई दिया हो। 3.5 पौने 4 हज़ार की टिहरी की नगर की संख्या के सापेक्ष लगभग 15-16 हज़ार जनता जो है सड़कों पर थी। और परिणाम ये हुआ कि जो राजा के वहाँ, क्योंकि राजा का महल नरेंद्र नगर में बन चुका था, राजा क्योंकि मोटर चलाने के शौकीन थे, वो प्रायः विदेशों में रहते थे, जो नरेंद्र शाह जी हैं। और नरेंद्र शाह जी को बड़ा विलासी राजा माना जाता है। जनता के प्रति उनकी जो बहुत अधिक सेवा का भाव उनमें नहीं था। यदि होता तो संभवतः टिहरी की स्थिति कुछ और होती। वो इतने विलासी थे कि उनकी जो छोटी रानी थी कमलेंदुमती जी, एक बार तो वो उनको गोली मारने वाली थी। इसका भी अगर आप कभी गवेषणा करें तो कमलेंदुमती को जब ये पता चला कि एक अंग्रेज़ महिला से इनके कुछ अनुचित संबंध हैं और वो मदिरा पान करके इनके साथ रहती और ये भी उसके साथ रहते, तो उनको इतना क्रोध आया कि ऐसा उनका एक बार मन में विचार आ गया था कि ऐसे व्यभिचारी राजा को गोली मार देना उचित होगा। वो ईश्वर की कुछ कृपा हुई कि ये कलंक महारानी को नहीं लगा कि एक भारतीय पत्नी अपने पति की हत्या करे। इंदुमती शाह जो मानवेंद्र शाह जी की माँ थी और कमलेंदुमती की ही बहन थी, और मैं समझता हूँ कमलेंदुमती से छोटी थी। ये दोनों बहनें जो हैं राजकुमारी थी। शिमला के पास एक छोटी सी रियासत थी, वहाँ के एक राजा की ये जो हैं बेटियाँ थी और नरेंद्र शाह से इनका विवाह हुआ था। तो जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए थी, जो राजा का उत्तरदायित्व होता है, उसमें नरेंद्र शाह विफल रहे। और वो इतने अधिक विफल थे कि मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये ब्रिटेन की ही यात्रा पर अधिक, इंग्लैंड की यात्रा पर अधिक रहते थे। तो इसके कारण जो है जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व थे, अच्छी सड़कें चाहिए थी जनता को, अच्छे रास्ते चाहिए थे, अच्छे चिकित्सालय चाहिए थे, अच्छे जो है विद्यालय चाहिए थे, इन सब का अभाव था। और पुल पार करने के लिए भी भारी कर था। छोटी छोटी बातों को लेकर के कर थे, और ये कर भी ऐसे थे कुछ दोहरी स्थिति के, क्योंकि नरेंद्र शाह स्वयं जो है नजराना दिया करते थे, कर दिया करते थे अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों की कृपा से ये राजा बने हुए थे। तो इनको उस दिन भी बड़ा दुख और बड़ा कष्ट हुआ जिस दिन जो है अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। तो इनको लगा कि आज हमारे जो गॉड फादर हैं, जिनकी कृपा से हम यहाँ के राजा बने रहे, वो चले गए हैं। तो ये राजशाही के कारण जो है टिहरी पिछड़ा है, ये सत्य है। इससे जो है हम इसको नकार नहीं सकते हैं। अच्छा, शिक्षा पे भी जो है प्रतिबंध थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो यहाँ से बाहर निकल गए, उन्होंने विदेशों तक पढ़ाई की। उनमें भी कुछ ब्राह्मण समाज के ही कुछ जो है युवा ही जो हैं केवल बाहर निकल सके। हाँ, उस समय क्या था कि एक तो जो मनोवृत्ति थी और एक उस समय की युग का जो कहें कि प्रकृति थी, मतलब उस युग के उस कालखंड का जो परिवेश था वो इस तरह का था कि जो क्षत्रिय समाज था वो ये परंपरागत रूप से सेना में जाने के लिए लालायित रहता था। और उस समय सेना में जाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। एक अच्छा बलिष्ठ शरीर हो और सेना का जो है वो प्रशिक्षण लेकर के उस सेना में भर्ती हो जाते थे। दूसरा, या तो अपनी खेती बाड़ी करते थे।
ब्राह्मण क्योंकि लिखा पढ़ी का काम किया करते थे, इसलिए उनके जो बच्चे थे उनके मन में ये रहता था कि ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ये कैसे राज दरबार में या किसी समाज में अपना स्थान बना पाएगा। तो स्वाभाविक रूप से उस समय ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए और वो पढ़ करके जब आए तो उन्होंने बाहर का जो दृश्य देखा, बाहर की जो उनको पूरी जानकारी हुई कि संसार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनको लगा कि टिहरी में तो सब अंधेरे में है। तो उन्होंने जो है राजा के द्वारा लगाए हुए करों का और राजा के जो उस समय प्रतिबंध थे उनका विरोध किया और टिहरी की जनता को जागरूक किया। इसका परिणाम ये हुआ कि एक ये भी बात चली कि भाई जो ये ब्राह्मणों के बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं इनके दिमाग ख़राब हो गए हैं और ये राजा का विरोध करने लगे हैं, जबकि राजा का जो विरोध था वो जातिगत नहीं था, वह जो था व्यवस्थागत था। और बाद में जब ये पूरे समाज के समझ में आया तो पूरे टिहरी का क्षत्रिय समाज भी और ब्राह्मण समाज भी और हमारा जो अंत्यज वर्ण जिसको कहते हैं, हमारे लुहार, औजी, बाड़ी, बेड़ा, जितने भी हमारे चतुर्थ वर्ण के भी हमारे जो बंधु, वो सब एकत्रित होकर के तब राजा के दमन का विरोध हुआ। और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो क्षत्रियों का भी रहा। तो वो बात समझ में आने लगी कि ये जो है केवल हम राजा के नाम से विरोध नहीं था, सुमन जी का भी राजा से विरोध नहीं था, उनका जो राजा के उसमें क्योंकि अत्याचार में सम्मिलित वहाँ ब्राह्मण भी थे, राजा के तो बहुत सारे जो मंत्री थे वो प्रायः ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उनकी जो नीतियाँ थी वो भी जनता के विरुद्ध थी। तो इसलिए जो जब विरोध था तो जो बच्चे विरोध कर रहे थे पढ़े लिखे, और वो क्योंकि उनके कुछ के तो पिताजी भी दरबारी थे, कुछ ऐसे ब्राह्मण बच्चे थे जिनके पिता भी दरबारी थे दरबार में, तो एक ऐसा विचित्र जो है उस समय स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो अपने ही पिता का भी विरोध करने लगे। और राजशाही जो राजतंत्र था उसकी अपेक्षा ये थी कि ये अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां भी बनी। लेकिन बाद में ये सारी स्थिति जो है ये जनता के नियंत्रण में आ गई, क्योंकि जनता को बोध हो गया कि जो है जब जनता का विरोध हो, मतलब जनता पर अत्याचार हो रहा है या जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो उसमें तो सभी जाति समूह के लोग हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन थे ये प्रमुख जो है टिहरी से निकल करके जो है और बाहर शिक्षा ग्रहण करके और फिर इन्होंने यहाँ क्रांति की अलग जगाई? सुमन जी के जो पिताजी थे वो वैद्य थे, एक अच्छे वैद्य थे, हरिराम बडोनी जी, और उनके बेटे जो हैं पहले तो टिहरी में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, बाद में वो देहरादून गए, फिर कांग्रेस के भी संपर्क में आए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में आए, और फिर उन्होंने ये समझ लिया कि जो टिहरी है उसमें जो हमारे राजा हैं वो अपनी प्रतिबद्धता टिहरी की जनता की अपेक्षा अंग्रेज़ों के प्रति अधिक रखते हैं, और उस अंग्रेज भक्ति के कारण वो अंग्रेज़ों को भी कुछ जो है सुविधाएं देते हैं। जैसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे टिहरी के जंगल कटे, ये जितनी रेलवे की पटरियां बिछी हैं इसमें जितनी उस समय लकड़ी की जो स्लीपर लगती थी वो सारे के सारे जो हैं हमारे टिहरी के जंगल, क्योंकि उत्तरकाशी तब अस्तित्व में नहीं था, उत्तरकाशी 1960 में बना, तो उस समय टिहरी था पूरा आज का उत्तरकाशी भी। तो हमारे पूरे जो है जो गंगोत्री से लगे हुए इधर पूरा हरसिल से इस तरफ के जो देवदार के जंगल हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में जो है विल्सन ने ठेका लिया था कि जो है हमारे जो दुर्लभ वन्य प्राणी थे उसमें कस्तूरी मृग, उसमें मोनाल पक्षी, उसमें और भी कई प्रकार के जो है दुर्लभ प्रजाति के जो हैं पशु पक्षी, उनका शिकार किया अंग्रेज़ों ने किया। वो बड़े शौकीन थे, अंग्रेज़ आते थे अपने ऐशो आराम करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, और बड़ी संख्या में हमारे दुर्लभ वन्य प्राणियों का शिकार करते थे। बहुत बड़ी संख्या में जो है देवदार के वृक्षों का कटान किया गया, उनको फिर भागीरथी में डाल दिया जाता था और वो बह करके ऋषिकेश और हरिद्वार तक जाते थे, मतलब वो बह करके जब पहुंच जाते थे वहाँ तक फिर उनको किनारे लगाया जाता था, और उसी से जो है ये पूरा जो रेलवे का जो पटरियाँ बिछी हैं उसमें स्लीपर जो हैं अधिकांश जो हैं वो हमारे टिहरी रियासत के वनों की लकड़ी से है।
लोग जो बाहर पढ़ाई के लिए निकले हैं, तो ये कहा जाता है ये संपन्न वर्ग से थे, क्योंकि उस ज़माने तो राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी बाहर पढ़ाई के लिए जाने के लिए भी, ऐसा सुना जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत संपन्न थे। जैसे सुमन जी का घर बहुत अधिक संपन्न नहीं था। कुछ दरबारियों का कहा जा सकता है कि मतलब क्या है कि संपन्नता और विपन्नता सापेक्ष है। क्योंकि उस समय के अगर पूरे देश का आप दृश्य देखेंगे तो हमारे स्वयं टिहरी के राजा बहुत संपन्न नहीं थे। अगर आप जो है मैसूर के राजा से तुलना करेंगे, मैसूर के राजा से, बड़ौदा के राजा से, या जो ग्वालियर के राजा हुए हैं सिंधिया परिवार से, या इधर पटियाला का जो राजवंश हुआ है, तो अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो टिहरी के राजा इतने संपन्न नहीं थे। और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो टिहरी के अधिकांश राजा बड़े धार्मिक भी, बड़े सरल भी और बड़े दयालु भी हुए हैं। मैं नरेंद्र शाह को उसमें अपवाद मानता हूँ, लेकिन अधिकांश राजा गढ़वाल के जो थे वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और न्यायप्रिय भी माने जाते थे। बाद के कालखंड में नरेंद्र शाह जी को हवा लगी और निश्चित रूप से वो जन विरोधी नीतियों को उन्होंने जो है अधिक अपने कारिंदों के कहने पर, क्योंकि वो विदेश में ही अधिक रहते थे, तो उनको टिहरी की जनता का तो बोध ही नहीं था। जो कीर्ति शाह को था, जो उनके पिताजी प्रताप शाह को था, प्रताप शाह के जो पिताजी थे भवानी शाह, वो तो साधु ही बन गए थे, तो वो आध्यात्मिक प्रकृति के थे। और जो ये सुदर्शन शाह थे वो तो बड़े जनोन्मुखी जिनको कहते हैं, पूरे टिहरी को बसाने में 28 दिसंबर 1815 को जब टिहरी बसाई तो उस समय इतना धन भी नहीं था, क्योंकि गोरखों से युद्ध हुआ था और लगभग बहुत लंबे निर्वासन के बाद उनको वापस जो है अपना आधा से भी कम राज्य मिला था, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा वो जो है अलकनंदा के उस पार जो है पौड़ी गढ़वाल, जिसको ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, वो देना पड़ा था युद्ध के मुआवजे के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों को। और उस तरफ का हिस्सा इसलिए भी दिया था कि उधर कुमाऊं से होते हुए उधर गैरसैंण के रास्ते और भराड़ीसैंण के रास्ते उस तरफ कर्णप्रयाग से उधर जो कुमाऊं का मार्ग है, वहीं से गोरखा आक्रमणकारी यहाँ घुसे थे। तो उनको लगा था कि कुमाऊं से लगा हुआ, अर्थात कुमाऊं नेपाल से लगा हुआ था और कुमाऊं से लगा हुआ जो आधा गढ़वाल है वो उधर रहेगा, तो बीच में अंग्रेज़ आ जाएंगे तो हम इधर सुरक्षित रहेंगे। गोरखों का इतना भय था, क्योंकि एक समय में गोरख्याली के बड़े भीषण अत्याचार गढ़वालियों ने सहे। जो अत्याचार हैं वास्तव में जो है बहुत सारे यहाँ के बच्चों, महिलाओं पर भी बहुत अत्याचार हुए हैं। हाँ, हर की पैड़ी में बड़ी संख्या में हमारी जो युवतियाँ थी, हमारी जो स्त्रियाँ थी, गढ़वाली स्त्रियाँ, उनको नीलाम किया गया और वहाँ पर मंडी लगी। और यही नहीं, बच्चों को जो कि 10 वर्ष से ऊपर की आयु के रहे होंगे उनको दास बनाकर वहाँ बेचा गया, जो कि गोरखों को कर देने में असमर्थ थे। ऐसे परिवारों को बड़ी प्रताड़ना दी गई, उनको दासी बनाकर बेचा गया। छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्याएं की गई, जिससे कि उनकी जो माताओं का है वो मोह भंग हो जाए और वो गोरखों के साथ बड़ी सरलता से चली जाएं। तो गोरखों के जो अत्याचार हैं वो इतने भयावह थे कि कर्णप्रयाग के पास एक चट्टान पर कहते हैं कि एक स्तन कटी हुई स्त्री का जो है एक शिल्पकार ने जो है प्रतिमा बनाई है। तो बहुत लंबे समय गोरख्याली नहीं रही, 1803 से 1815, माने कुल कालखंड 12-13 वर्ष का। लेकिन इन 12-13 वर्षों में जो अत्याचार एक समय में मुग़लों ने भारत पर किए थे, हिंदुओं पर किए थे, बताते हैं कि उसी के समान या उससे भी अधिक भयावह जो है अत्याचार गोरख्याली के समय में गढ़वालियों पर हुए। ये कहा जाता है जो बच्चे हैं कि ये ओखले में कूटा गया, ये कल्पना मात्र है या वास्तविकता में कहीं इतिहास में होगा क्या? मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि अतिरंजना या अतिशयोक्तिपूर्ण उक्तियाँ हैं तो उसके पीछे भी कुछ घटनाएं होंगी। हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में इस प्रकार की घटनाएं ना हुई हों, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई होंगी कि छोटे छोटे बच्चों को ओखली में कूट दिया गया होगा, वो एक प्रकार से भय उत्पन्न करने के लिए, ताकि गोरखों का जो शासन है वो सब स्वीकार कर लें भीतर से और गढ़वाली कभी ये विचार ही न करे कि अब फिर जो है सत्ता गढ़वालियों के पास वापस आएगी या फिर से गढ़वाल का
जो है मतलब यहाँ गढ़वाली राजा का शासन आएगा। और उस समय जो है गोरख्याली के समय जो है राजकुमार को जो है भावी जिनको राजा बनना था उनकी रक्षा भी कुछ बड़ी मुश्किल से कुछ हुई, ऐसे किसी ब्राह्मण परिवार में रहे वो, ऐसा कुछ वृत्तांत आता है। जो युद्ध था उसमें प्रद्युम्न शाह को जो है गोली लग गई थी और वो घोड़े से जब नीचे गिरे थे तो उन्होंने जो है प्रद्युम्न शाह जो है वो गढ़वाल के अंतिम राजा थे। उसके बाद तो फिर टिहरी रियासत आई, लेकिन गढ़वाल के वो अंतिम राजा थे और 54वें राजा थे। तो वो जो हैं जब घोड़े से गिरे तो उन्होंने अपनी मुट्ठी से मिट्टी पकड़ ली। तो एक जो युद्ध के मैदान में युद्ध को देखने के लिए जो उस समय के चारण और भाट होते थे, तो एक ज्योतिषी ने, जो कि गोरखा ज्योतिषी था, उसने कहा देखो देखो देखो, लक्षण शास्त्र के अनुसार इसने जो है मरते समय, वीर गति को प्राप्त होते समय मिट्टी को पकड़ लिया है, तो इसको ही ये फिर वापस मिलेगा इसके वंशजों को जी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो गोरखा यहाँ पर जो सेना नायक थे, उनके मन में ये आया कि हम इनका परिवार ही नष्ट कर देंगे। तो उनके भाई को तो संभवतः नेपाल चले गए थे, कुछ लोग कहीं भाग गए थे, कुछ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये था कि ये प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र हैं सुदर्शन शाह, यदि किसी तरह से उनको भी जो है मतलब मार दिया जाए तो फिर आगे कोई जो है ऐसा नहीं बचेगा कि जो इस पर अधिकार जो है जताएगा। तो ये प्रयास गोरखों का था और इसके लिए वो सक्रिय भी थे। रानी जो है सहारनपुर के एक छोटे से रजवाड़े में उन्होंने शरण ली थी और ये एक उनके जो प्रमुख जो उनके हितैषी थे रानी के, उनका ये सुझाव था कि राजकुमार को अपने साथ ना रखा जाए। लेकिन राजकुमार को कहाँ रखा जाए? अगर उस समय के राज परिवार में भी रखा जाए, जो राज परिवार के शेष लोग कहीं छिपे हुए हैं, तो पता चला वो स्वयं ही उत्तराधिकारी बनना चाहेंगे, तो बच्चे का जीवन उनके पास कितना सुरक्षित होगा। तो इस दृष्टि से ये हुआ कि बच्चों को जो है, इस बच्चे को सुदर्शन शाह को जो है ये पुरोहितों के पास रखा जाए, अपने जो विश्वसनीय पुरोहित हैं। और वो ब्राह्मण जो हर की पैड़ी में रहते थे उधर उसमें हरिद्वार में, तो वहाँ पर जो यहाँ टिहरी मूल के राजपुरोहित परिवार थे, उसके बीच में पुरोहित का बच्चा बन करके ही सुदर्शन शाह को छिपाया गया, ये मान करके कि एक तो जो है ब्राह्मणों की जो हत्या थी वो गोरखे नहीं करते थे। जो ब्राह्मण राजद्रोही हैं उनको निर्वासित कर दिया जाए या उन्हीं की हत्या की जाए, शेष ब्राह्मणों को वो छेड़ते नहीं थे ब्रह्म हत्या के पाप के भय से। इसलिए राज पुरोहितों को तक वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई क्षत्रिय परिवार का बच्चा अपने जो है पुरोहित बन करके यहाँ रहेगा। तो इस प्रकार से राज पुरोहितों ने, राज पुरोहित कहें या तीर्थ पुरोहितों ने, जो हम मतलब वो राज पुरोहित भी नहीं थे, तीर्थ पुरोहित थे और टिहरी मूल के थे, गढ़वाल के थे। और उन्होंने जो है सुदर्शन शाह के प्राणों की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दे करके की। और उसमें एक शंकर दत्त कोटनाला जो मेरे ही पूर्वज थे, उनका भी नाम आता है। ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे प्रयास होते थे कि जनता से अनाज लिया जाता था गोरखों से छिप करके कि भाई ऐसा, और उस अनाज को बेचा जाता था और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके फिर कहीं से सोना खरीद करके महारानी को दिया जाता था, जिससे कि वो आगे गोरखों से मुक्ति के लिए युद्ध की तैयारी करें, सेना को तैयार करें। तो उस समय के राजपुरोहितों ने भी, और राजपुरोहितों ने ही नहीं, पुरोहित वर्ग ने ही नहीं, सारा जो गढ़वाली था, चाहे वो किसी भी जाति समूह का था, उसने जो है गोरखों के अत्याचारों से मुक्ति के लिए उस समय जो है रानी का सहयोग किया, अपने राजकुमार के मंगल की कामना की और बहुत जल्दी हम गोरखों से मुक्त हो जाएं, गोरखा शासन से मुक्ति मिल जाए, इस दिशा में अंदर अंदर एक करंट, जिसको अंडर करंट जो है, जिसको कहते हैं भीतर भीतर एक बहुत बड़ा जो है वो आक्रोश जो है सबके मनों में था।
अच्छा, जैसे रियासतें हैं उनमें जैसे हैदराबाद के निज़ाम थे, थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, इसी प्रकार क्या टिहरी का भी वर्णन आता है? ये राजा भी जो है भारत में विलय में कुछ आनाकानी कर रहे थे, कुछ पटेल जी का संदेश था इन रियासतों के लिए, जूनागढ़ हो या टिहरी हो या हैदराबाद के निज़ाम को हो? जी, जूनागढ़ का तो जो नवाब था वो तो जो है अपने कुत्तों को लेके और अपनी पत्नियों को लेकर के पाकिस्तान भाग गया था। और उसका जो उस समय का वजीर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिताजी, वो ज़रूर कुछ समय ये प्रयास करते रहे कि जूनागढ़ को कैसे जो है पाकिस्तान में मिला दिया जाए। जो नवाब वहाँ गए थे भाग करके, तो उनकी भी पाकिस्तान में बाद में बड़ी दुर्गति हुई, क्योंकि पाकिस्तानी किसी के नहीं हुए हैं कभी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी जो पिताजी थे, जो वजीर भी इस प्रयास में थे, उनको भी आपने सुना ही होगा कि कैसी वहाँ पर, और बाद में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी पर लटकाया गया था। उस समय ये ज़रूर चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र रियासत के रूप में बने रहें और हमारा राजतंत्र बरकरार रहे और हम भारत में विलीन न हों, ऐसा उनके मन में था। लेकिन जनता का वो मन देख चुके थे, जनता के मन में ऐसा नहीं था। पूरी जनता जो टिहरी की थी वो भारत में विलीन होना चाहती थी, और यही संदेश पटेल जी ने टिहरी के राजा तक पहुंचा दिया था कि मतलब आप जनता की अपेक्षाओं और इच्छाओं का सम्मान करेंगे या इसके लिए आपको जो है मजबूर करना पड़ेगा, माने सीधी सीधी सैन्य कार्यवाही की जानी है या आप जन अपेक्षाओं का ध्यान रखेंगे। तो पटेल जो है, पटेल स्वयं बात नहीं करते थे, लेकिन उनका संदेश जो भी लेकर के आते थे उनके संदेशवाहक, वो अपने आप में इतना जो है प्रभावी संदेश होता था कि उनकी दृढ़ता और उनकी राष्ट्रभक्ति और भारत भक्ति उसमें निहित होती थी। तो किसी राजा को सोचने का भी अवसर नहीं मिलता था, और नरेंद्र शाह तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मतलब पटेल जी के संदेश के विपरीत वो चलें, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि न तो उनके पास इतनी शक्ति थी, न उनके पास जन समर्थन था, और न उनकी ऐसी छवि थी, और न उस समय भारत की ऐसी परिस्थितियाँ थी। भारत की जो उस समय का भारत का आकाश था, पूरे भारत के भूगोल के आकाश पर एक प्रकार से केवल भारत राष्ट्र में विलीन होने के ही बादल थे। अच्छा, जो भारत स्वतंत्र हो गया, रियासतें मिल गई, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इन राजाओं के प्रति जो है जनता का फिर भी जो है कुछ न कुछ भक्ति भाव रहा। पहली सांसद ही जो है यहाँ से जो है कमलेंदुमती शाह जी जो है लोकसभा तक पहुँची हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि कमलेंदुमती शाह जनता से जुड़ी हुई सांसद थी। उन्होंने नरेंद्र जो विद्यालय की स्थापना की थी, और उसके उद्घाटन के लिए उस समय के जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को टिहरी बुलाया था, और उनके कर कमलों से जो है उन्होंने उस विद्यालय का उद्घाटन कराया था। वे जनता के बीच जाती थी, पैदल भी चलती थी और मिट्टी से जुड़ी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सुमन जी की जो पत्नी श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन थी, देवप्रयाग से विधायिका रही, और दूसरी ओर कमलेंदुमती शाह भले ही वे रानी थी, लेकिन नरेंद्र शाह के चरित्र में और कमलेंदुमती शाह जी के चरित्र में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझती थी, और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति उनमें बहुत गहरी संवेदना थी, और उनका जो कार्यकाल रहा सांसद के रूप में, वो निश्चित रूप से टिहरी की महिलाओं की पीड़ा को जो दूर करने के लिए बहुत सारे उनके द्वारा प्रयास किए गए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने धर्मशालाएं भी खुलवाई, उन्होंने प्रयास किया, और संभवतः उसी प्रवृत्ति से यदि बाद के चलते, जैसे मानवेंद्र शाह जी बाद में उनके उत्तराधिकारी हुए, तो यदि मानवेंद्र शाह जी भी उसी दिशा में उसी सक्रियता से आगे बढ़े होते, तो संभवतः आज राज परिवार की प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती। लेकिन उसमें जो उस प्रकार से जनता के बीच घुल मिल न पाने का जो दोष है, वो मैं समझता हूँ कि कमलेंदुमती के बाद जो भी राज परिवार के सदस्य सांसद रहे हैं, उनकी जो जनता के प्रति उपेक्षा का भाव रहा, और जनता से घुलने मिलने में जो उनकी एक राजा वाली मनोवृत्ति रही, वो दोषी है।
अच्छा, हम देखते हैं क्या विरोधाभास नहीं लगता है कि हर साल सुमन जयंती मनाई जाती है और लोकशाही की हम बात करते हैं, लेकिन मत हमारे प्रतिनिधि आज भी जो हैं राजशाही वाले ही हैं। हाँ, लेकिन सुमन जी की जयंती तो इस पूरे टिहरी में कहीं भी नहीं मनाई जाती, ना उत्तराखंड में, क्योंकि 25 मई को सुमन जी का जन्मदिन है। हाँ, पुण्यतिथि उनकी जो 25 जुलाई है उसको निश्चित रूप से मनाया जाता है और एक समय में तो बड़े उत्साह से मनाया जाता था। दुर्भाग्य से अब उसमें भी कमी आई है और जो 25 जुलाई है उसको पर्यावरण दिवस के नाम पर और सुमन जी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर उसको अब वो अवान्तर सा हो गया है। सुमन जी का जो बलिदान है वो मैं समझता हूँ विश्व का एक अद्भुत बलिदान है, क्योंकि तोप से किसी को जो है तोप से कोई उड़ा दिया जाए या तोप से कोई उड़ जाए तोप के गोले से, या फांसी पर कोई लटक जाए या गोली से किसी के सिर पर गोली लगने से कोई मर जाए, तो ये तो तत्काल और तत्क्षण जो है अपने प्राणों की आहुति देना है, ये सरल है। लेकिन अपने को तिल तिल करके पल पल गलाना और 84 दिन तक भूखा रह करके और सत्याग्रह करना, ये इतना सरल नहीं है। तो सुमन जी का मैं समझता हूँ कि लाहौर की जेल में जो जतीन्द्र दास थे उन्होंने 66 दिन की भूख हड़ताल की थी। उससे लंबी भूख हड़ताल जो है सुमन जी की टिहरी की काल कोठरी में हुई और पूरी राजशाही हिल गई। आप देखेंगे कि उसके बाद तो फिर 1944 में 25 जुलाई को सुमन जी की मैं हत्या ही कहूँगा, ऐसा भी नहीं कह सकते कि राजा ने की, मतलब राजा ने नहीं बल्कि राजतंत्र ने, क्योंकि सुमन जी का विरोध राजा से नहीं था। वो तो चाहते थे कि राजा रहे, लेकिन राजा की पूरी व्यवस्था और तंत्र वो जो है लोकतांत्रिक हो, जनता के प्रति जवाबदेह तंत्र राजा बनाए। अपना जो मंत्रिमंडल है, अपने जो पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, उसको जनता के प्रति जवाबदेह बनाए। आप रहिए, राजा रहिए। राजा से हटाने का उद्देश्य सुमन जी का कभी नहीं रहा और सुमन जी ने कभी राजा का अपमान नहीं किया। सुमन जी एक टिहरी के राजभक्त जैसे भी, क्योंकि वो उनकी रक्त की निष्ठा भी थी, तो उन्होंने राजा का कभी प्रतिकार नहीं किया। लेकिन जनता के प्रति जो जवाबदेही नहीं है और जनता पर जो असीमित जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसका विरोध सुमन जी ने किया कि हमको पढ़ने की स्वतंत्रता हो, हमको जो है सब प्रकार के जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं होनी चाहिए, उस तरफ जो है राजतंत्र का ध्यान, मतलब राजतंत्र ऐसा हो कि प्रतीक रूप से राजतंत्र और उसको जो है जनता के प्रति जवाबदेह बना करके एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था हो। अच्छा, टिहरी का दर्द क्या कुछ अलग ही नहीं लगता है कि पहले राजशाही के अत्याचार सहे, फिर जो है टिहरी बांध के कारण विकास की भेंट एक नगरी चढ़ गई। लोग कहते हैं कि डूबी टिहरी चमकी दिल्ली। ये सच है, ये सच है कि आप देखेंगे कि पूरे गढ़वाल को अगर एक इकाई मान करके चलेंगे, 1815 में पौड़ी गढ़वाल, जिसको ब्रिटिश गढ़वाल कहते हैं, तो वहाँ पर वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया था पूरी वहाँ की व्यवस्था। अब हम कहेंगे कि वो विदेशी थे और उनके अधीन वो व्यवस्था आई, लेकिन वहाँ जो है जागृति आई। यहाँ पर हमारे कहने को तो अपने राजा थे, लेकिन हम एक प्रकार से दोहरे रूप से परतंत्र थे। एक तो राजतंत्र के जो अंकुश थे उनको टिहरी की जनता झेल रही थी, दूसरा राजाओं पर भी अंकुश अंग्रेज़ों का ही था। तो यहाँ हम एक प्रकार से दोहरी जो है पीड़ा जो है दोहरे अत्याचार झेल रहे थे, दोहरी गुलामी झेल रहे थे। अब हुआ क्या कि टिहरी का जो अस्तित्व है, उसकी जो अपनी पहचान होनी चाहिए थी, वो इसलिए नहीं मिल पाई कि एक तो हमारी जागृति की कमी। आप देखेंगे कि अभी तक पौड़ी गढ़वाल का जो पूरा क्षेत्र है, तो उसमें से कितने मुख्यमंत्री हमारे निकले हैं, कितने आईएएस हैं। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो है आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, बड़ी संख्या में वो पौड़ी गढ़वाल से हैं, ब्रिटिश गढ़वाल से हैं। और मुख्यमंत्री में चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, चाहे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी हों, तो ये सब पौड़ी से मुख्यमंत्री रहे हैं। टिहरी से कोई एक प्रभावी मंत्री तक, प्रभावी का मतलब है कि जिसका मुख्यमंत्री जैसा एक अपनी कदकाठी का मंत्री तक आज तक उत्तराखंड बनने के बाद या उत्तराखंड बनने से पहले भी कोई ऐसा मंत्री केंद्र में या उत्तर प्रदेश में नहीं बना टिहरी से, जैसे कि वहाँ से सतपाल महाराज बने,
जैसे कि भक्त दर्शन वहाँ से शिक्षा मंत्री बने, और पौड़ी से जो हैं भुवन चंद खंडूड़ी केंद्र में मंत्री रहे उत्तराखंड बनने से पहले। तो जो है, अच्छा, एक बात आती है कि अटल जी ने अपनी सरकार में एक बार बोलते हैं मानवीय शाह जी को कहा था मंत्री बनाने को, लेकिन वो तो बोले राजा का ही मंत्री थोड़ा ही बनता है। नहीं, ये तो एक जुमला है, ये उन्होंने कहा या नहीं, क्योंकि लेकिन हाँ, मानवेंद्र शाह एक गंभीर प्रकृति के सांसद थे, ये सच है। और ये भी सच है कि वो परंपराओं में भी बंधे रहते थे, व्यक्तिगत रूप से उनका आचरण बड़ा पवित्र था, लेकिन जनता के प्रति जो सजगता, जो सक्रियता, जो तत्परता और जन समस्याओं के निवारण के लिए जो स्फूर्ति चाहिए किसी जनप्रतिनिधि में, वो उनमें कहीं से भी नहीं थी। एक बात और, आज भी जो बद्रीनाथ में जो दीपक जलता है, जो तेल की व्यवस्था होती है, वो नरेंद्र नगर से जो है राज परिवार से होती है आज भी। जो परंपराएं हैं, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा वृतांत सुनाऊंगा कि एक बहुत बड़े संत थे, मैं जहाँ तक उनका ध्यान आ रहा है तो सुंदरनाथ जी उनका नाम था संभवतः। तो वो सतोपंथ में साधना करते थे, और जब ब्रिटिश गढ़वाल अस्तित्व में आ गया था, प्रताप शाह जो थे वे तीसरे राजा थे टिहरी के। तो प्रताप शाह ही जो है वो बद्रीनाथ की पूरी जो व्यवस्था थी वो राज दरबार ही देखा करता था। वो टिहरी राज्य के अंतर्गत आता था, जबकि उसका पूरा भूगोल जो है वो ब्रिटिश गढ़वाल में था। तो ये पहले से ही परंपरा रही। और सुंदरनाथ जी जब अपनी साधना करके लौटे और वो बद्रीनाथ आए वापस, सतोपंथ आप कल्पना कर सकते हैं कि बद्रीनाथ से भी आगे उच्च हिमालयी क्षेत्र में है, और उस सतोपंथ में ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, बड़े बड़ी हिमानियाँ हैं। तो जब वो आए और जहाँ पर वर्तमान मंदिर है बद्रीनाथ जी का, उसी के पास राजा का भी अपना एक जो है वहाँ पर अतिथि गृह कहें या उसको ये कहें कि राजा का विश्राम गृह था। तो उस राजा के विश्राम गृह में वे उसके परिसर में चले गए, और उसके परिसर में जा कर के उन्होंने एक वहाँ पर बैठ गए। तो उनके जो श्रद्धालु, जो उन पर आस्था रखने वाले उनके भक्त थे, उन्होंने वहाँ पर जो है कुछ लकड़ियाँ जला करके वहाँ पर धुनी जला दी। और सुंदरनाथ जी, तो बाद में पता चला कि भाई ये कौन है, इसको हटाओ यहाँ से, ये कहाँ से आ गया, ये तो राजा के विश्राम गृह के परिसर में बैठ गया और राजा आज यहाँ आ रहे हैं। तो उस समय प्रताप शाह जी और उनकी पत्नी वहाँ जो है वो जो है यात्रा पर थी। तो जब सुंदरनाथ जी से ये कहा गया तो सुंदरनाथ जी ने कहा कि अब तो हम जाएंगे नहीं कहीं, हम तो बैठ गए। तो अपनी बाद में बताते हैं, ऐसा वृत्तांत आता है कि महाराजा जी पहुंच जाते हैं अपनी रानी सहित, और वहाँ पर जब वो देखते हैं कि इनको हटाने के लिए उनके राज कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वो उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और वो बड़े प्रभावित होते हैं सुंदरनाथ जी के व्यक्तित्व से। और फिर सुंदरनाथ जी का और उनका संवाद, तो सुंदरनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जिसके कारण तुम बहुत अधिक दुखी हो उसका निवारण भी हो जाएगा। तो दुखी ये थे कि उनका बच्चा नहीं था। तो बताते हैं कि सुंदरनाथ जी के आशीर्वाद से ही प्रताप शाह जी को कीर्ति शाह जी पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए। तो कहने का आशय यह है कि जो बद्रीनाथ का जो धाम वाला जो परिसर है पूरा, वो पहले से ही राजतंत्र ने ही वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी पूजा की, वो सब देखी हैं, और उन्हीं का वहाँ पर अधिकार रहा है। उत्तराखंड राज्य भी बन गया है चारों ओर, ठीक है, प्रगति भी हो रही है समय अनुसार। 3 वर्ण तो जो है काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन चौथा भाई अभी भी पीछे लगता है। देखिए, सच बताऊं आपको, ये इस साक्षात्कार जो आप ले रहे हैं, इसमें इसको रेखांकित करके इस वाले जो मेरा वक्तव्य है, इसको आप निश्चित रूप से हाईलाइट करके मैं चाहूँगा कि आप जो है सार्वजनिक करें ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। पूरा गढ़वाल
और उसकी पूरी संस्कृति ब्राह्मण और राजपूतों की नहीं है। गढ़वाली जो कल्चर जिसको हम कहते हैं, गढ़वाली जो संस्कृति है, गढ़वाले की जो संस्कृति है, गारा माटा की जो संस्कृति है, ये हमारा लुआरू की, हमारा औजों की है। यहाँ की जो स्थापत्य कला है, यहाँ की जो वास्तुकला है, अर्थात यहाँ की स्थापत्य कला, वास्तुकला, तो ये पूरी की पूरी हमारे जो अंत्यज वर्ण के हमारे मिस्त्री हैं, हमारे लोहार हैं, हमारे औजी हैं, इनकी देन है। आप देखेंगे डिंडियाली, तिबारी, छाजा, पठाल चौकुड़ा, तिबारी का खम्भ, मंदिरों की जो पूरी मतलब जी शैली में मंदिर बनिया छन, वो बनाने वाला हमारा शिल्पकार, हमारा जो कटवा पत्थर लग्या छन आंगन में, उसका शिल्पकार कौन? वो हमारा अंत्यज वर्ण। अर्थात अगर बाहर का कोई अंग्रेज आता है, या मान लीजिए स्विट्ज़रलैंड का कोई स्विस नागरिक आता है, या नीदरलैंड का कोई डच नागरिक आता है, तो वो जब यहाँ देखेगा तो वो क्या देखेगा कि भाई यहाँ स्थापत्य कला, तो वो किसकी देन है? हमारी दाथड़ी, थमाली, कुराड़ी, हमारे उलख्यारू, हमारी गिंजाली, हमारी जो मतलब ये सारा जो हमारे जो वो हैं सारे के सारे कोठार हैं, हमारे जो आपके लाट है, जुआ है, घराट हैं, इन सब को जो भी मतलब गढ़वाल का जिसको कहें कि कुछ गढ़वालीपन लिए हुए है, गढ़वाल की जो तकनीकी है, उन सब के जो जनक हैं वो हमारे यही जिसको आप चौथा वर्ण कह रहे हैं यही है। हमारे पूरे जागर, हमारे पूरे पावड़ा, हमारे पूरे जो मतलब लोकगीत भी हैं, आशु गीत हैं जो तुरंत रचे गए, वो हमारे बेड़ा रच देते थे कि माना कोई भी घटना हुई तो तुरंत अगर गीत बनाना है तो बेड़ा बनाता था। आशु कवि वो कौन थे? माने कितना श्रेष्ठ स्थान हमारे बेड़ों का, हमारे इन लोहार, औजी और मिस्त्रियों का था। इनको आपने जब अस्पृश्य बना करके इनको हाशिए पर धकेला तो उसके पाप हम भोग रहे हैं आज तक। विधा लुप्त होने की स्थिति में हमारे कई दुर्लभ प्रकार के लोकगीत, हमारे दुर्लभ प्रकार के जो जागर हैं वो लुप्त होने। सारे देवताओं का गान उन्होंने किया पूरा। माने अगर किसी भी देवता का अवतरण होता था किसी भी सवर्ण शरीर में, तो पूरा का पूरा जो है मतलब उस देवता का जो बाजा बजाने का काम, उस देवता को जो माने उसकी भक्ति और उसकी एक प्रकार से जो विरुदावली जिसको कहें कि उसकी प्रशस्ति को गाने का काम हमारे औजी करते थे, और हमने उनको अस्पृश्य बना दिया। तो ये दुर्भाग्य रहा है। निश्चित रूप से सबसे अधिक जो गढ़वाल की समृद्ध संस्कृति है उसके जो असली पुरोहित हैं वो हमारे औजी, हमारे लोहार, हमारे शिल्पकार, हमारे बेड़ा हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यानी भगवान के घर का दरवाज़ा तो किसी के लिए बंद नहीं हो सकता, ये कभी नहीं। आप कल्पना कीजिए, मैं जब चिंतन की दृष्टि से विश्व मंच पर आप जाएंगे और विश्व में जब ये सारी विद्रूपताएं दिखेंगी कि भाई आपने अपने ही समाज के लोगों को अछूत बना करके रखा। एक तरफ आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं, पत्थर में भी भगवान देख रहे हैं, दूब की भी पूजा कर रहे हैं, गोबर की भी पूजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आप यहाँ तक कि पशु में भी भगवान को देख रहे हैं। वो तो दूसरी योनि है ना, मनुष्य तो नहीं है, लेकिन पशु में भी आप भगवान देख रहे हैं। यहाँ तक कि सांप में भी आप ईश्वर को देख रहे हैं। नागराजा है, नागराजा के मंदिर बने हुए हैं, जैसे सेम मुखेम में है, नाग देवता के बहुत सारे मंदिर हैं। तो नाग में भी आप ईश्वर को देख रहे हैं, और आप जो है गाय में ईश्वर को देख रहे हैं, बंदर में आप ईश्वर को देख रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ के जो व्यक्ति है उसमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भारत की जो मूल संस्कृति है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, मुझे नहीं लगता कि जो सब में ब्रह्म को देखती है वो अपने ही साथ के किसी पड़ोसी में आप ये नहीं देखेंगे और उसको अस्पृश्य और अछूत बनाएंगे। ये हमारी परंपरा नहीं होनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है कि हमारी परंपरा का हिस्सा था। इसके लिए हमको जो है आत्मग्लानि होनी चाहिए कि हमने एक मनुष्य को जो है पशु से भी बदतर समझा। क्यों? उसके बैल के हमारे जलधारा में स्पर्श करने से वो जलधारा जो है वो अपवित्र नहीं होगी। बैल ने अगर जो हमारे जलाशय को छू लिया या बैल की पूंछ हमारे जल पात्र में लग गई तो कोई समस्या नहीं है। बैल ने छू लिया, गाय ने छू लिया, कोई समस्या नहीं है।
लेकिन अगर किसी लोहार और औजी ने छू लिया था जल धारा को तो पूरी धारा को धोने कैसे कैसे हम मतलब कि बड़े हास्यास्पद, बहुत ही अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण ऐसे ऐसे जो उदाहरण हैं, उसके कारण आत्मग्लानि होनी चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण करे चाहे क्षत्रिय करे, ये व्यवहार अनुचित था। लेकिन हमारा जो धर्म का सिद्धांत है, हमारे जो धार्मिक आदर्श हैं, उनमें ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दृष्टि से मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और मुझे कहीं ऐसा मिला नहीं। डॉक्टर साहब, अंतिम जो है बहुत संक्षिप्त सा उत्तर, क्या मॉडल आपके दिमाग में आता है कि भावी भविष्य के लिए उत्तराखंड के जो आपके दिमाग में मॉडल है, कृषि हो चाहे सब चीज़ हो, बहुत संक्षेप में? देखिए, ये जो बहुत कड़वा सच मैं बोलूँगा कि जो विकास के इस समय के मॉडल हैं, जिस तरफ जैसे आंधी की तरह एक पूरा मनुष्य आकर्षित होकर, जैसे पतंगे नहीं होती अग्नि में आकर्षित, आग जल रही है और पतंगे उसमें बड़े आकर्षित हो करके अपने को भस्म करते रहते हैं, ऐसी ही स्थिति है भौतिकवाद का जो हमने मतलब वो अपना लिया है। ये हमको उन पतंगों की तरह, हम पतंगों की तरह नष्ट हो रहे हैं उसमें। इसलिए हमको थोड़ा सा अपने मूल पर लौटना पड़ेगा। जैविक खेती की ओर नहीं लौटोगे तो लीवर कैंसर से मरने वाले हैं, ब्लड कैंसर से, कई प्रकार के कैंसर, 200 प्रकार के कैंसर जो है आपको, ये जो आज का जो जंक फूड है, जो आज का ये मिलावट वाला जो खाद्य वस्तुएं हैं, जो केमिकल और ये सब रासायनिक खादों से जो आप अनाज और ये सब उगा रहे हैं, अधिक मात्रा के कारण कि बहुत अधिक मात्रा में होगा, और बाज़ार और मंडियों में जो भी खाद्य वस्तुएं आ रही हैं वो सब संक्रमित हैं, बीमारियों को पैदा करने वाली हैं। इसलिए हमें लौटना पड़ेगा अपनी परंपरागत जैविक खेती पे। गांव बचाना है तो गोपालन पे। आप देख रहे होंगे पूरे गढ़वाल में जाइए, आज से 20 साल पहले आपको गायें सड़कों पर नहीं दिखती थी, अब बड़ी संख्या में बूढ़ी गाय हो गई हैं, वो छोड़ दी गई हैं, सबने पलायन कर दिया, अपने गाय बैल सब छोड़ दिए हैं। ये गाय बैल जो थे ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे, क्योंकि इनका जो गोबर था वो एक जैविक खाद है, और उसके कारण जो हमारी भूमि थी वो उर्वरा भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, उसमें से जो अनाज निकलता था वो बड़ा पौष्टिक और बहुत अधिक जो है वो जैविक अनाज था। तो इसलिए गांव बचेंगे कब, जब गायें बचेंगी। ये बिल्कुल गोपालन, पहले मैं सोचता था कि ये खाली एक ऐसा, ये जो आस्था उत्पन्न की हमारे ऋषि मुनियों ने गाय के प्रति, तो गोपालन जो है ये भारत के गाँव का एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार रहा है। तो हमको जो है वो वापस, अगर हम उस दिशा में नहीं बढ़े तो अभी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं इस सहस्राब्दी के, मतलब वर्ष 1000 के बाद, 1000 ईस्वी के बाद, और ये 2024 चल रहा है। तो इस 1024 वर्ष में जो हुए हैं वो हुए हैं स्टीफन हॉकिंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी उनको बड़ा माना जाता है। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम उनकी एक पुस्तक है। तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने बिग बैंग की थ्योरी दी, उनका कहना था कि अगर जिस तरह हम चल रहे हैं, हमारा जो जीवन शैली है, 50 वर्ष भी ये धरती रहने वाली नहीं है, और अगर जीवन बचाना है तो किसी अन्य ग्रह पर जो है हमको मानव सभ्यता बसानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ आज भी कोई अन्य ग्रह, क्योंकि उनका मस्तिष्क तो मेरे से भी कई गुना अधिक चिंतनशील और विकसित था स्टीफन हॉकिंस का, लेकिन मेरी सामान्य बुद्धि ये भी कहती है कि स्टीफन हॉकिंस किस ग्रह की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है इस सौर परिवार में भी और इस ब्रह्मांड में भी, जहाँ तक ज्ञात ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी जैसी जीवन की अनुकूलता हो। यहाँ तक कि मंगल में भी नहीं है। और जिस पृथ्वी पर आज भी बहुत अधिक अनुकूलता है, आज भी हरियाली है, आज भी जहाँ बहुत सुंदर प्रकृति है, आज भी जो बीजों को जो है अंकुरित करने की क्षमता रख रही है, उसी पृथ्वी को बचाने की बात होनी चाहिए। मतलब हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि भाई जैसे होता है ना कि भाई इसको, माने जो अपना अंग है ना, जो मेरा अपना लीवर है, उसी को बचा करके मैं लंबा जीवन जीऊँ, और मैं सोचूं कि नहीं इस लीवर को हट जाएगा, मैं दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट करके अंग प्रत्यारोपण करके और उससे फिर मैं जीवन जीऊँगा। नहीं जी पाऊँगा ढंग से। प्रत्यारोपित लीवर की तरफ
न बढ़ करके जो अपना लीवर है इसी को स्वस्थ रखें, तो दूसरे ग्रह पर जीवन न बसाने की कल्पना न करके, ठीक है बसाएं, हम मतलब जाएं, लेकिन पृथ्वी को और अधिक उन्नत और अधिक स्वस्थ बनाने की दिशा में भी हम कार्य करें। इसके लिए हमारे जो वैदिक ऋचाएँ हैं, जो हमारा वेदांत का चिंतन है, जो हमारे प्राणी मात्र में ईश्वर को देखने का चिंतन है, जब वो सामने आएगा, जैन मुनियों की जो सूक्ष्म अहिंसा का चिंतन है, मन कर्म और वचन से भी हिंसा का भाव ना आए, जो हमारे शांति मंत्र हैं वो हमको ऊर्जा देते हैं। तो बारूद की ढेर में बैठी हुई पृथ्वी पर सब देशों में हथियारों की होड़ लगी है। इस होड़ की अपेक्षा जब हम शांति मंत्र की ओर बढ़ेंगे, जब हम अपने उपनिषदों के जो मानवीय दृष्टि है, जो हमारे जैन दर्शन में अहिंसा की सूक्ष्म दृष्टि है, उसको आत्मसात करेंगे, तो निश्चित रूप से पृथ्वी अभी आने वाली लाखों पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए, तो जैसा स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि 50 वर्ष भी ये धरती रहने वाली नहीं है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि हम किस दिशा में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। सड़कें कभी छपुटा रास्ता होता था। आज से 120 साल पहले मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, तब छपुटा रास्ते बनते थे। छपुटा रास्ते के बाद आपके हल्का मोटर वाहन मार्ग बने। हल्का मोटर वाहन मार्ग भी आपके लिए कम पड़ गए क्योंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। अब हल्का मोटर वाहन मार्ग के बाद आपकी जो है बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बनी, उसमें हाईवे बने। वो हाईवे कम पड़े, उसमें फ्लाईओवर बने। ये भी कम पड़ने वाले हैं क्योंकि आपका विकास का दैत्य सब कुछ खत्म। और पृथ्वी का आकार तो बढ़ने वाला नहीं है, ज़मीन तो कहीं से एक्स्ट्रा आप आएगी नहीं। तो आप कृषि की भूमि को कर करके फ्लाईओवर बनाएंगे तो फिर कृषि के लिए भूमि कम पड़ेगी। तो ये असंतुलित विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। परिकल्प्य वत्सं मेरुः स्थितेदो दरिदोह दक्षे भास्वान्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुर्धरित्रीं यं सर्वशैलः परिकल्प्य वत्सं मेरुः स्थितेदो दरिदोह दक्षे भास्वान्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुर्धरित्रीं अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाङ्कः।